नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। एंड दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 जनवरी 2019 यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जीके सेक्शन के जो प्रश्न आए हुए हैं उनके आंसर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हुआ हूँ। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आप सभी लोगों को सफलता मिलेगी इस एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जल्दी से देखते हैं इस प्रश्न पत्र को। दोस्तों इस प्रश्न में मैं सिर्फ आपको अभी आंसर देने वाला हूँ। डिटेल व्याख्या के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको व्याख्या सहित हल दूंगा, जिससे कि सही तरीके से आप जो प्रश्न आए हुए हैं उनकी व्याख्या समझ सकें और जिन लोगों का पेपर 12 जनवरी में है उनको काफ़ी मदद मिल सके इस मेरे व्याख्या सहित हल से। तो अभी क्या है दोस्तों, केवल मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और जो पहला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों इस प्रश्न पे इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा काफ़ी बैलेंसिंग पेपर आया, जो पिछली बार कमी थी उसको इस पेपर में उसका सुधार किया गया हुआ है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा भी था और कुछ लोग मुझसे कमेंट करके भी पूछ रहे थे क्या सर पेपर बदल सकता है, तो उसका भी मैंने जवाब दिया था दोस्तों कि बिल्कुल बदला जा सकता है। यदि कहीं कोई कमी है और नज़र में आती है आयोग के, तो आयोग ज़रूर ही उस पर काम करेगा, क्योंकि काफ़ी योग्य लोग हैं दोस्तों आयोग में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों जैसा मैंने पढ़ाया हुआ है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों फर्स्ट का बी 1956 में। एंड क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सांख्यिकी विश्लेषण हेतु एक उपकरण है? तो दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा। मतलब बाद में डिटेल में आपसे बात करूंगा, व्याख्या से जब मैं हल लेके आऊँगा तो वहाँ पर मैं सारा बात करूंगा कि ऐसा क्यों है और बाकी चीज़ें दी हैं वो क्या हैं, वो सब मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को कहते हैं, यानी मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड, दैट इज दोस्तों ब्राउजिंग। ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने आपको वर्ल्ड के जो 10 सबसे प्रमुख सर्च इंजन है उनकी मैंने लिस्ट आपको पढ़ाई हुई थी, नोट्स में भी मेरे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आए हुए हैं नोट्स से। तो ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों विंडोज़, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों, इंटरनेट शब्दावली में आईपी से तात्पर्य है। फिर अगेन दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, द इंटरनेट टेक्नोलॉजी आईपी मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन आपका जो बी है 6 में 5 है, जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप कौन सा है? इस पर भी दोस्तों मैंने आपको प्रैक्टिस कराई हुई थी, प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था मैंने आपको। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो देख लें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 सही ऑप्शन आपका बी, name@website.info। जानते हैं दोस्तों जो इंटरनेट आपका ईमेल एड्रेस दिया जाता है उसमें पहले नाम होता है, फिर @ होता है, वेबसाइट का नाम होता है, उसके बाद में .in, .org, .info इस तरीके के वर्ड जुड़े हुए होते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7, एक कंप्यूटर डिस्क सीडी में कंप्यूटर का कितना डेटा भंडारित किया जा सकता है? तो 420 मेगाबाइट, 380 मेगाबाइट, 680 मेगाबाइट या 560 मेगाबाइट, डिटेल में बात करूंगा। इसका जो सही ऑप्शन निकल के आ रहा है दोस्तों वो ऑप्शन सी सही निकल के आ रहा है, क्योंकि जो आपकी एक सीडी होती है दोस्तों उसमें 650 से 980 मेगाबाइट तक का डेटा सेव किया जा सकता है। दोस्तों देखिए बहुत जल्दी मैंने आंसर सर्च किया। अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का मैं जल्दबाजी में उत्तर गलत बता गया हूं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि व्याख्या सहित हल करने में मैं उस पर ध्यान दे सकूं। वैसे मैंने पूरी सावधानी रखी कि मैं आपको बिल्कुल सही आंसर ही दूं। पर्यावरण का अर्थ है दोस्तों, देखिए पर्यावरण 2 तरीके का होता है, एक मानव निर्मित पर्यावरण और एक आपका जो है प्राकृतिक पर्यावरण। लेकिन वास्तव में जो पर्यावरण और पृथ्वी और इसका आवरण है, तो इस तरह सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो जल, वायु, भूमि, वनस्पति एवं प्राणियों के बीच अंतः संबंध। कंफ्यूज मत होइएगा, अंतः संबंध का जो अध्ययन होता है वो पारिस्थितिकी कहलाता है, न कि अंतः संबंध। तो सही ऑप्शन आपका दोस्तों सी होगा, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हैं, आप लोग बहुत मन लगा के पढ़ाई कीजिए। देखिए दोस्तों पूरा कोर्स तो नहीं कवर किया जा सकता क्योंकि पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, फिर भी एक प्रयास जो किया था दोस्तों इस पेपर में जो कि बैलेंसिंग पेपर है उसमें सफल होता हुआ नजर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वन पशुओं पक्षियों नामक प्रविष्ट को किस सूची में जोड़ा गया है? इन विच लिस्ट विच एनिमल एंड बर्ड्स आर एडेड एज एन एंट्री बाय द 42th
42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 9 का सी, समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं दोस्तों। किस प्रदेश के उच्च न्यायालय ने स्वयं को प्रदेश में गायों का विधिक संरक्षण घोषित किया है? हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज द लीगल गार्जियंस ऑफ द काउ इन द स्टेट? तो ये दोस्तों उत्तराखंड है। सही ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 11 का बी प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? काफ़ी चर्चा में था दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर बी का जो 12 है उसका सही ऑप्शन आपका ए होगा, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों आप याद कीजिए कि जब मैंने नदी और उस पर बने प्रमुख प्रपात पढ़ाया हुआ है आपको, तो वहाँ पर ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ, उसमें शिव समुद्रम बिल्कुल साफ साफ मैंने आपको पढ़ाया हुआ। तो ये सही ऑप्शन है दोस्तों 13 का सी। बैलेंसिंग पेपर आएगा दोस्तों, तो मैंने आपको बैलेंसिंग करके ही पढ़ाया हुआ था। तो काफ़ी मेहनत की थी मैंने दोस्तों, आप लोगों ने इसको सराहा भी था, तो उसके लिए मैं आपको वंस अगेन थैंक्स बोलूँगा। और आगे जो आपका पेपर होना है दोस्तों जीडीसी का, उसकी तैयारी मैंने चालू करा दी है। तो जिन लोगों ने पेपर दे लिया वो वहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़े रह के। निम्नलिखित में से सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों ग्रह क्रम के अनुसार, आकार के अनुसार, ये सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ। तो 14 को जो सही ऑप्शन है दोस्तों ए, शनि। 1905 में बंगाल विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था? काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया था कि ये एक रणनीति थी किसकी दोस्तों? लॉर्ड कर्जन की। तो सही ऑप्शन आपका होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में कौन शिक्षण का माध्यम था? देखिए दोस्तों, बौद्ध जो है वो पाली भाषा को सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रयोग किया हुआ, और संस्कृत चूँकि थोड़ा डिफिकल्ट थी तो उसी का सुधार, थोड़ा सा उसी में सुधार करके पाली भाषा को उन्होंने किया हुआ। तो सही ऑप्शन आपका 16 का सी होगा, पाली। राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक के एकेश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखी है? दोस्तों इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक है और इसको इन्होंने फारसी में लिखा हुआ था। काफ़ी विद्वान थे दोस्तों राजा राम मोहन राय, उनको कई भाषाओं का ज्ञान था, तो फारसी में इन्होंने लिखा हुआ। सही ऑप्शन आपका डी। एंड आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? आप सब लोग जानते होंगे, पंचायती राज से। सही ऑप्शन 18 का सी, यानी बलवंत राय मेहता कमेटी इज एसोसिएटेड विथ पंचायती राज। आगे बढ़ते बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन था? दोस्तों जो 2011 की जनगणना के आधार पर मैंने वीडियोस बनाया हुआ था, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई थी। तो जिन लोगों ने नोट से पढ़ा हुआ होगा मेरे, या वीडियो से पढ़ा हुआ, उनको मिला होगा। तो इसका सही ऑप्शन है 19 का दोस्तों सी, पश्चिम बंगाल। यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है वो 1028 से 29 प्रति व्यक्ति है। इसके देखिए अलग अलग डेटा मिल रहा था, तो मैंने आपको क्लियर भी किया हुआ था, और मैंने जो डेटा लिया हुआ था वो प्रमाणिक पुस्तक से ही लिया हुआ था। तो ये आपका सही आंसर होगा दोस्तों सी, पश्चिम बंगाल। देखिए पहला बिहार है, बिहार के जो जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका दोस्तों सी, पश्चिम बंगाल, 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फॉर द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट? ये भी मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपको याद होगा दोस्तों 20 में का जो सही ऑप्शन होगा ए, 12। और ये 12 कैसे थे इसको भी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है? तो जब मैं जीके की पोर्शन की मैं तैयारी करा रहा था तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, बहुत सारे जो मैंने प्रैक्टिस सेट दिए थे। तो 21 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 1998, और अगस्त में ये लगभग लॉन्च हुई थी। तो सी, 1998 किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज लॉन्च इन द ईयर। एंड आगे बात करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्तियाँ कौन धारण करता है? 22 सही ऑप्शन है दोस्तों आपका प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति। ये भी दोस्तों पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, आप डिटेल में अगर आपने मेरे नोट्स पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा। वर्ष 2018 में कारोबार सुगमता ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस सूची में कौन सा भारतीय राज्य सर्वोपरि है? तो इसमें दोस्तों 23 का जो सही ऑप्शन है सी, आंध्र प्रदेश।
देखिए इसमें आंध्र प्रदेश को मिले थे 98.42 पॉइंट, दूसरा स्थान जो था वो तेलंगाना का था 98.33 पॉइंट के साथ, और तीसरा हरियाणा का था 98.07 पॉइंट के साथ। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं इस क्वेश्चन में। 2018 के एशियाई खेलों में किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो 24 का सही ऑप्शन है दोस्तों बी, ये जो आपके हैं रिकागो इकी। सही ऑप्शन आपका बी होगा दोस्तों, रिकागो इकी। निम्नलिखित में से किसने डेल्टा सिफी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज की? नवीनतम खोज के विषय में बात की थी, लेकिन काफ़ी पुराना पूछा हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन आपका बी, जॉन गुडरिक। और जॉन गुडरिच ने इसको जो है 1784 में 1784 में खोजा हुआ था, तो सही ऑप्शन आपका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 बात करते हैं दोस्तों, चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि है, तो ये है 14 से 15 दिन। तो इस हिसाब से ऑप्शन के अनुसार आपका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी होगा, चंद्रयान रोवर। के बाद हम बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रीडम इन एग्जाइल आत्मकथा है। फ्रीडम इज एग्जाइल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो 27 का सही ऑप्शन है दोस्तों दलाई लामा। सही ऑप्शन सी सही होगा, दलाई लामा की ये आत्मकथा है। एंड बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ये कहलाती है आपकी दोस्तों पेडागोगी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। एंड 29 क्वेश्चन, प्राथमिक समंकों में सम्मिलित नहीं होती। तो दोस्तों देखिए ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, प्राइमरी डेटा में क्या क्या लिया जाता है, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली भी बताया था, साक्षात्कार भी बताया था, अनुसूची भी बताई थी, क्या नहीं बताया था, पुस्तकें। तो सही ऑप्शन आपका दोस्तों डी हो जाएगा, ये आपका सेकेंडरी डेटा में आता है, ये नोट्स में था। तो बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख रहे होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इज रिलीज्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन दोस्तों बी है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आई होप दोस्तों कि आपका मेरा ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा व्याख्या सहित हल के लिए, बहुत जल्दी मैं आपको लेके आऊँगा, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में यदि इस पेपर से या यहाँ से कोई क्वेश्चन उठता है तो उसके विषय में आपके पास डिटेल में जानकारी हो सके। एंड दोस्तों आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपसे फिर मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ में। तो दो मेरे आने वाले वीडियोज़ हैं दोस्तों, एक तो आपका व्याख्या से हल का आएगा, और दूसरा वीडियो मैं देने वाला हूं जीडीसी के लिए जो बची हुई डेट्स हैं, भारतीय इतिहास की प्रमुख तिथियां हैं। तो आप दोस्तों हमारे साथ बने रहिए लगातार, और मेरा दोस्तों ये लगातार प्रयास है कि मैं आपको एक उच्च क्वालिटी की शिक्षण सामग्री अवेलेबल करा सकूँ, पॉइंट टू पॉइंट और सिस्टम के आधार पर। दोस्तों एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से ज़रूर करना चाहूँगा, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा कि यदि दोस्तों बीच में कोई ऐड आता है तो आप उसको प्लीज़ देख लिया करिए, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। तो दोस्तों मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।